Good morning to all of you. Welcome in Knowledge and Channel. आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा सके। तो आज हम इस क्लास में स्टैंडर्ड 10 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम कुछ टॉपिक के स्टडी कर चुके हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टीज क्या होता है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर जैसे स्ट्रेट सर्कुलर सोलेनॉइड और टोरेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसका नेचर यानी बिहेवियर कैसा होता है। आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी अगर कोई कंडक्टर से अगर करंट पास कराएंगे और उसके पास अगर कोई अनदर कंडक्टर लाएंगे तो उस पर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, तो वो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होता है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या था, यानी लॉरेंज एक साइंटिस्ट के नाम है, तो उसने क्या किया था कि जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर को रखा और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को रखा और यहाँ पे एक कंडक्टर को रखा और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को रखा। इसमें आई करंट पास कराया और इसमें करंट does not pass। इसमें इस गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन हुआ और इसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो इससे क्या पता चला कि अकॉर्डिंग टू रोस्टेड एक्सपेरिमेंट अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी कंडक्टर रखते हैं तो उस पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, जिसको लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि व्हेन एन कंडक्टर is placed or moved except parallel to magnetic field line, then whenever a conductor is placed or move in a magnetic field, then it experience a force. That force is known as मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स। तो उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स कहते हैं। अब इस कंडीशन में एक पैरेलल क्यों नहीं होता है तो उसको आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि जैसे व्हेन कंडक्टर प्लेस्ड in a magnetic field, तो उस कंडीशन में इक्वल टू होता है BIL sin थीटा, यानी उस कंडीशन में इक्वल टू क्या आता है BIL sin थीटा, जहाँ पे B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर और थीटा क्या है एंगल between magnetic field and कंडक्टर है,
यानी मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच का एंगल तुम्हारा क्या है, थीटा है। तो और यहाँ पे व्हेन कंडक्टर मूव with the velocity in मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में F इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q V B साइन थीटा होता है, जहाँ पे Q क्या है, तो चार्ज है, V क्या है, वेलोसिटी है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो याद रखना कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में केवल रख देंगे तो उस पर फोर्स क्या होगा, BIL साइन थीटा। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है, करंट है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड कंडक्टर। अगर उसको v वेलोसिटी से घुमाएंगे तो वहाँ पे फोर्स क्या आ जाएगा, QVB साइन थीटा, जहाँ पे Q चार्ज है, ये V क्या है, वेलोसिटी है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो उस कंडीशन में इसमें नोट में याद रखना, जैसे फोर्स जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो किस कंडीशन में होता है। पॉजिटिव कब होगा कि जब कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर इक्विट एंगल बनेगा, इक्विट एंगल का मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में रहेगा, तो उस कंडीशन में जो वर्क का वैल्यू आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा। यानी अगर कंडक्टर को पॉजिटिव रहेगा, इसमें नोट में याद रखना कि मैक्सिमम फोर्स किस कंडीशन में रहता है, जब थीटा इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री, यानी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखे हम। तो यहाँ पे क्योंकि BIL साइन थीटा होता है, यहाँ पे BIL साइन 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में BIL साइन ये 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 1, तो BIL तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू तुम्हारा क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू इसका 1 होता है। तो इसलिए याद रखना कि किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो इस कंडीशन में फोर्स तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जब कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के हम क्या रखेंगे, पैरेलल रखेंगे, यानी परपेंडिकुलर रखेंगे, यानी 90 डिग्री पर रखेंगे। किस कंडीशन में 0 होगा, तो वह एक कंडक्टर प्लेस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड या ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे अगर मान लो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो अगर यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, नॉर्थ से साउथ में जाता है, अगर इसके पैरेलल हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर के बीच में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। या अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मान लो ऐसे रहेगा और हम कंडक्टर को इस साइड यानी अपोजिट डायरेक्शन में रख रहे हैं, तब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होगा। तो याद रखना कि साइन 0 डिग्री हो और चाहे साइन 180 डिग्री हो, इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो उस कंडीशन में जैसे BIL साइन थीटा है तो साइन थीटा का वैल्यू 0 होता है, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया है कि whenever a conductor is placed or moved except parallel to magnetic field, क्योंकि पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर को मूव करेंगे तो उस पर क्या होगा, कोई फोर्स नहीं होगा, यानी फ्री रूप से तुम्हारा क्या होगा, मूव करते रहेगा। तो इसमें याद रखना है
उसके बाद तुम्हारा डायरेक्शन आता है, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स जो क्रिएट हो रहा है लोरेंज फोर्स, उसके डायरेक्शन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। तो उस कंडीशन में याद रखना कि बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को किसके द्वारा जानते हैं, तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, तो जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हुआ तो इसको हम थंब कहते हैं, इसको फोर फिंगर, इसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं। तो उस कंडीशन में ये थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन तीनों को क्या करेंगे, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखेंगे। यानी अगर एक्स एक्सिस है तो ये वाई हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। तो तीनों को हम क्या करेंगे, आपस में परपेंडिकुलर रखेंगे। तो अगर यहाँ पे ए फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, तो ये जो थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। यहाँ पे क्या आ जाएगा, whenever the thumb, forefinger, middle finger of left hand stretch perpendicular to each other, then forefinger put in the direction of magnetic field, middle finger put in the direction of current, then thumb represent direction of मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड के, अगर यहाँ पे मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में, फोर फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये जो थंब होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को। तो इसमें याद रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी कंडक्टर को रखते हैं या उसको मूव कराते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंज फोर्स कहते हैं। वो किस कंडीशन में नहीं लगता है और किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है, तो जो पैरेलल होते हैं तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, और जो परपेंडिकुलर होता है तो उस पर तुम्हारा क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स होता है। और फोर्स तुम्हारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, तो उस कंडीशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो PIL या QVB sin थीटा से निकल जाएगा, और डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकलता है। तो अब यहाँ पे हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, यानी और स्टडी करना है इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, it is a device which change
इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिक मोटर क्या होगा? एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी आता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास जो एनर्जी होगा उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसके पास जो एनर्जी होता है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये है। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है? तो यहाँ पे दो फील्ड मैग्नेट लेते हैं, ए नॉर्थ और ए साउथ है। इसके बीच में एक आर्मेचर होता है, यानी ये आर्मेचर हो जाएगा। आर्मेचर ये फील्ड मैग्नेट होता है। उसके बाद यहाँ पे इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। स्प्लिट रिंग क्या होता है कि अगर एक स्फेरिकल रिंग है उसको बीच में से काट देंगे तो सी शेप का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो सी शेप का होता है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन ब्रश होता है। कार्बन ब्रश होता है और इस साइड भी कार्बन ब्रश होगा। और क्या होगा? इससे वायर कनेक्ट रहेगा प्लस माइनस और इससे करंट पास होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये फील्ड मैग्नेट है। तो फील्ड मैग्नेट का क्या काम है? तो फील्ड मैग्नेट का क्या काम है? ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराना है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में हम कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगा, तो वो फोर्स के कारण ये मूव करेगा। तो इस फील्ड मैग्नेट का क्या काम होता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराना है जिससे मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होगा। उसके बाद ये आर्मेचर क्या होता है? तो ये कॉपर वायर से लेमिनेटेड होता है और ये रोटेट कराने का हेल्प करता है। उसके बाद ये स्प्लिट रिंग क्या होता है? तो स्प्लिट रिंग के सहारे ये तुम्हारा रोटेट होता है। और ये कार्बन ब्रश जो होता है, यानी ये जो कार्बन ब्रश होता है ये स्प्लिट रिंग से अटैच नहीं होता है, उसमें केवल चिपका रहेगा। जैसे ये स्प्लिट रिंग है और ये कार्बन ब्रश है तो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहेगा, इसमें केवल सटा हुआ रहेगा। ठीक है, क्योंकि कनेक्ट रहेगा तो उस कंडीशन में जब रोटेट होगा तो सर्किट तुम्हारा क्या होगा? साथ साथ लेकर रोटेट करेगा तो सर्किट तुम्हारा क्या आ जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन ब्रश केवल इसको सपोर्ट देता है, ये अटैच नहीं होता है। और यहाँ से बैटरी है तो जिससे करंट क्या हो रहा है? सप्लाई हो रहा है। तो मान लो इसमें करंट अपवर्ड में जाएगा और इसमें करंट डाउनवर्ड में जाएगा। ये तुम्हारा बैटरी हो गया। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? when ever a current whenever a conductor is put in magnetic field, then it experience a force that is known as magnetic force या लॉरेंज फोर्स। यानी उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसमें करंट तो अपवर्ड जाएगा, इसमें करंट डाउनवर्ड। और जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है? साउथ से
नॉर्थ में जाता है, यानी साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हुआ। तो इसमें फोर्स कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के द्वारा। तो हम क्या करेंगे कि ये तो करंट हो जाएगा, क्योंकि जो मिडिल फिंगर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, करंट को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, ये फोर्स को। तो ये तुम्हारा करंट हो गया क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इधर आ रहा है। तो ये जो थंब है वो तुम्हारा क्या होगा, इनसाइड है। तो इस पे तुम्हारा फोर्स कहाँ लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा इन साइड लगेगा। तो इस पे इस एंड पे फोर्स तुम्हारा क्या होगा, आउटसाइड, यानी इस पे आउटवर्ड लगेगा और इस पे इनसाइड लगेगा। तो इसको ए बी सी और यहाँ पे डी। तो वर्किंग कैसे करेगा, वर्किंग कैसे होगा, तो यहाँ पे याद रखना, व्हेन current it passes through AB, then using Fleming left hand rule, using Fleming left hand rule, AB experience inward force and CD experience outward force। यानी AB पे अंदर की ओर फोर्स लगेगा और CD पे बाहर की ओर फोर्स लगेगा। एंड BC एंड AD, यानी E वाला एंड और E वाला एंड एक्सपीरियंस नो फोर्स, क्योंकि ये क्या है, इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। तो इसलिए इस पे और इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, इस पे इनसाइड लगेगा, इस पे आउटसाइड लगेगा। तो इस कंडीशन में कैसे होगा कि जैसे भी इस पे इनसाइड और इस पे आउटसाइड, तो ये अगर ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये रोटेट होकर क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। देन इट कंप्लीट हाफ रोटेशन in this case it form open circuit। यानी इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ये क्लोज सर्किट है, तो स्प्लिट रिंग ऊपर आ जाएगा, ये वाला नीचे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओपन सर्किट। अब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये पहले ऐसे था तो ऐसे हो गया। अब क्या कहता है, ड्यू टू इनर्शिया, कि अगर कोई बॉडी जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में रहना चाहता है, तो ऐसे था ऐसे हुआ, तो एक फिर से ऐसे होना चाहेगा ना, तो इसलिए ऐसे था ऐसे हुआ, तो इनर्शिया का फिर क्या आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया इट कंप्लीट full rotation। यानी फिर ये तुम्हारा ऐसे था, ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर इस पे फिर इनवर्ड फोर्स लगेगा, इस पे आउटवर्ड, फिर हाफ रोटेशन, फिर इनर्शिया से फुल रोटेशन। तो ये काम क्या होगा, लगातार होते रहेगा। और इसलिए तुम्हारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है। देन इट कंप्लीट फुल रोटेशन और देन armature continue rotate by Fleming left hand rule and
having left hand rule and inertia. अब यहाँ पे ये रोटेशन ऑफ आर्मेचर है वो कैसे इंक्रीज होगा, तो पहला इंक्रीज रख लेना, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो यहाँ पे फील्ड मैग्नेट है उसके स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो जितना स्ट्रेंथ का मैग्नेट लगाओगे इसका रोटेशन भी अधिक होगा, स्ट्रेंथ कम रहेगा तो इसका रोटेशन भी कम होगा। उसके बाद इंक्रीज द करेंट, यानी करेंट को इंक्रीज करेंगे तो भी तुम्हारा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अधिक क्रिएट होगा तो भी इसका रोटेशन अधिक होगा। और थर्ड नंबर में इंक्रीज द एरिया ऑफ आर्मेचर, दिया गया, यानी आर्मेचर के एरिया को इंक्रीज करके। इसका यूज कहाँ पे होता है, तो इलेक्ट्रिक फैन में, ए वॉशिंग मशीन में, यानी जहाँ भी रोटेट करने वाला है, जैसे फैन रोटेट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। वॉशिंग मशीन रोटेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि उसमें भी क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। तो ये तो इसमें आता है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक मोटर कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया और ये तुम्हारा वर्किंग हो गया। इस मोटर के स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो इन तीन फैक्टर से, और इसका यूज क्या है तो तुम जानते हो। अब उसके पास यह, उसके बाद हमको स्टडी करना है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हुआ कि जैसे वॉस्टर ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत दिनों तक एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने सोचा कि जब इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उसी को कौन डिस्कवर किया, फैराडे ने। तो उसने इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया कराया था, और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोड्यूस कराया, फैराडे ने। तो यहाँ पे बोले जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तो ये क्या आता है कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन and the total number of electric field line through a surface with surface inside electric field is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा कि किसी सरफेस से, यानी ये सरफेस हो गया, जैसे परपेंडिकुलर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर रहेगा उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये कोई सरफेस है और इस पे कोई भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हुआ, एक इस सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अगर ये कोई सरफेस हुआ
और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल होता है B डॉट ए के, यानी वेक्टर में दो होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट बताया था कि क्रॉस है, सॉरी एक स्केलर प्रोडक्ट, एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल हो जाएगा BA cos थीटा के, जहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है, एरिया, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसका यूनिट क्या होता है, तो B का तो जानते हो, B का तुम्हारा टेस्ला, और ये है तो मीटर स्क्वायर। तो इसलिए इसको याद रखना कि ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो तुम्हारा क्या होता है, वेबर होता है। और अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स तुम्हारा दो टाइप का, एक पॉजिटिव और एक क्या होगा, निगेटिव। पॉजिटिव कब होगा कि जब यहाँ पे जब एक थीटा का वैल्यू तुम्हारा क्या हो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक हो, यानी इक्विट एंगल पे रखा गया, यानी परपेंडिकुलर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच में क्या हो, इक्विट एंगल है। तो उस कंडीशन में ये BA cos थीटा जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा, यानी फाई इक्वल टू BA cos थीटा, और ये अगर इक्विट रहेगा तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे BA cos थीटा, तो अगर यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस परपेंडिकुलर के ऑपोजिट हो, यानी थीटा तुम्हारा क्या हो, 180 डिग्री हो, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा BA cos 180, और cos 180 का वैल्यू -1 होता है, यहाँ पे क्या होता है, -BA हो जाएगा। तो जब वो यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो वहाँ पे फ्लक्स निगेटिव, और जब यहाँ पे इक्विट एंगल रहेगा तो फ्लक्स तुम्हारा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको नहीं जानना है, बस थोड़ा सा जान गए, इसका यूज आगे आएगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में एक साइंटिस्ट था फैराडे, तो उसने एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट किसके हेल्प से था, तो एक कॉइल को लिया, और एक मैग्नेट को लिया, नॉर्थ और ये साउथ, यानी एक कॉइल को लिया, एक कॉइल को लिया, एक मैग्नेट को लिया। तो एक कॉइल और एक मैग्नेट, और कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगाया। गैल्वेनोमीटर बता रहा है कि इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर बताएगा। तो उसने क्या देखा कि जब यहाँ पे इसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या देखा कि when magnet and coil are raised, then no deflection in गैल्वेनोमीटर। यानी इसने स्पेशली क्या किया था ना कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन कराया, और उसने देखा कि जब तक इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है
तब तक यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा था। जैसे ही मोशन को स्टॉप कर दे रहे थे तो वहाँ पे करंट फ्लो होना क्या हो जा रहा था, स्टॉप हो जा रहा था। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या था कि व्हेन मैग्नेट एंड कॉइल आर रेस्ट, यानी दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, यानी इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। उसके बाद व्हेन मैग्नेट मूव towards coil, then it show deflection, यानी अगर इस मैग्नेट को हम कॉइल के नजदीक ला रहे हैं तो अब उसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, यानी इसमें करंट फ्लो होगा। थर्ड नंबर में क्या था, व्हेन मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम कॉइल, देन इट शो डिफ्लेक्शन but opposite in direction, यानी जब यहाँ पे हम मैग्नेट को इसके पास ला रहे थे तो डिफ्लेक्शन शो हुआ, जब मैग्नेट को दूर ले जा रहा था तो डिफ्लेक्शन शो हो रहा था, लेकिन अगर पहले लेफ्ट टू राइट हो रहा था तो राइट टू लेफ्ट होगा। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेकेंड कंडीशन में जो करंट का डायरेक्शन है वो थर्ड कंडीशन से क्या आएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर पूछेगा कि अगर मैग्नेट को कॉइल के पास में लेके आ रहे हैं तो अगर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो जब यहाँ पे कॉइल से दूर लेके जाएंगे तब कहाँ पे होगा, तो पहले नॉर्थ से साउथ, तब क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर में when we use soft iron in crude of coil, then increase the magnitude of current, यानी अगर इस कॉइल में हम सॉफ्ट आयरन का यूज करेंगे तो वहां पे करंट का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि जब भी यहाँ पे कॉइल और मैग्नेट के बीच में हम रिलेटिव मोशन कराएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, रिलेटिव मोशन कराएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा, यानी करंट प्रोड्यूस होगा। और जब यहाँ पे इन दोनों के बीच में मूवमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, whenever relative motion proceed between coil and magnet, then a force is created. That force is known as electromotive force, जिसको EMF भी कहते हैं। यानी उस फोर्स को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको EMF से रिप्रेजेंट करते हैं। If coil is closed, then a current is flow due to
ईएमएफ, यानी इस ईएमएफ के कारण अगर कॉइल तो माने क्या क्लोज सर्किट हो तो उसमें करंट फ्लो होगा, देन करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट एंड पोटेंशियल is known as induced potential, then phenomenon is known as electromagnetic induction। यानी इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस कराने का जो फिनोमेनन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। उसके बाद इसका कोज क्या होता है कि अगर यहाँ पे एक कॉइल है, कॉइल है, यहाँ पे एक मैग्नेट है, ए नॉर्थ ए साउथ, तो इससे क्या होगा, ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा। अब यहाँ पे सेम कॉइल को हम क्या करेंगे कि अगर दूर लेके जाएंगे, ए नॉर्थ और ए साउथ, ए नॉर्थ ए साउथ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुआ। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस देख रहे हैं कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच का डिस्टेंस कम है तो वहां पे अधिक से अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कॉइल में इंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच का डिस्टेंस अधिक है तो यहाँ पे बहुत कम जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस कॉइल में डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब भी यहाँ पे हम कॉइल और मैग्नेट को एक दूसरे से नजदीक या दूर ले जाते हैं तो ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो मैंने क्या होता है, चेंज हो जाता है। और जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चेंज होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के कारण ही तुम्हारा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसका कॉज क्या होता है, तो ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है इसलिए करंट प्रोड्यूस होगा। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यानी ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा था इसके डायरेक्शन को हम कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे आता है बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा। यानी क्या होता है, बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या करता है, तो सेम था कि व्हेन एवर थंब और फिंगर मिडिल फिंगर of right hand stretch perpendicular to each other, then thumb put in direction of force या मोशन, यानी थंब को हम फोर्स के डायरेक्शन में रखेंगे। उसके बाद फिंगर पुट इन
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मिडिल finger represent the direction of induced current। ठीक है, तो याद रहेगा। एक तुम्हारा एक आता है क्लॉक फेस रूल। ये याद रखना कि अगर ये कोई कॉइल है, अगर ये कोई कॉइल है और इसमें करंट ये क्या है एंटी, यानी इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो एक कॉइल किसके तरफ बिहेव करेगा, तो याद रखना साउथ पोल की तरफ। अगर एक कोई कॉइल है और ये इसमें अगर करंट क्लॉकवाइज में जा रहा है, यानी क्लॉकवाइज में जा रहा है तो ये किसके तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ। यानी अगर एक कॉइल रहेगा, एक कॉइल में याद रखना कि अगर एंटी रहेगा तो साउथ और क्लॉक रहेगा तो वो किसके तरफ बिहेव करेगा, नॉर्थ की तरफ बिहेव करेगा। ये तुम्हारा डायग्राम क्लियर होता है और पूछता है कि एक किस पोल की तरफ बिहेव करेगा, तो करंट का डायरेक्शन अगर एंटी रहेगा तो नॉर्थ पोल सॉरी साउथ पोल, अगर क्लॉक रहेगा तो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा। अब उसके बाद पढ़ेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी यहाँ पे क्या होगा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसमें फर्स्ट नंबर में क्या था, यानी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि व्हेन एवर ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंज देन इंड्यूस current is produced। यानी जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा वो उसी के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट, यानी अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स अधिक चेंज होगा तो करंट भी अधिक होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। और थर्ड नंबर में the value of induced EMF is equal to negative rate of change of electric flux। This means अगर EMF जो होता है वो d∅/dt, ये क्या है, चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम है। तो सेकेंड रूल क्या कहता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, इट अपोज द चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी ये फ्लक्स के चेंज होने को अपोज करता है। तो ये आया। उसके बाद डायरेक्शन जान गए, उसके बाद इस पे आता है इलेक्ट्रिक जेनरेटर।
ये क्या होता है? इट इज ए डिवाइस which change mechanical energy to electrical energy। यानी क्या होता है कि यहाँ पे एक डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। इसका प्रिंसिपल क्या होता है? तो व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज चेंज देन इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस। यानी जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा? इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? तो सेम होता है। इसमें भी एक फील्ड मैग्नेट होता है नॉर्थ और एक क्या आ जाएगा? साउथ। इसमें भी एक आर्मेचर होता है, इसमें भी एक आर्मेचर होता है। इसमें भी आर्मेचर, एक कार्बन ब्रश, एक गैल्वेनोमीटर। ये तुम्हारा आर्मेचर हो गया। ये तुम्हारा फील्ड मैग्नेट हो गया। ये तुम्हारा स्प्लिट रिंग हो गया। ये कार्बन ब्रश हो गया, ब्रश। और ये तुम्हारा एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे? रोटेट कराएंगे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हुआ और इसमें कॉइल क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से तुम्हारा क्या आ जाएगा? करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो याद रखना कि जो ये इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होता है। ये तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक एसी और एक डीसी। तो एसी जो ये आगे पढ़ेंगे कि जो एसी जो होता है वो तुम्हारा, अब आगे है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मीनिंग क्या है कि जैसे जानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहाँ पे होता है? पावर स्टेशन पे। पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक पोल के हेल्प से और कॉपर वायर के हेल्प से हमारे घरों तक पहुंचता है। तो उस कंडीशन में उसमें पावर स्टेशन से हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए 3 वायर का यूज होता है। जिसमें पहला वायर क्या होता है, यानी इसमें जो वायर होता है वो 3 होता है। लेफ्ट वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक तुम्हारा अर्थ वायर। यानी एक होता है लीफ वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर और एक होता है अर्थ वायर। तो लीफ वायर का जो पोटेंशियल होता है वो 220 वोल्ट होता है। न्यूट्रल वायर का जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। और थिन वायर क्या होता है? इट प्रिवेंट फ्रॉम शॉक, यानी ये इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। तो लीफ वायर याद रखना, इसका पोटेंशियल 220 वोल्ट, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट और इसका अर्थिंग जो होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है। ये लीफ वायर जो होता है वो जनरली रेड कलर के ऊपर कवरिंग होता है। इसमें जो होगा वो ब्लैक कलर का कवरिंग होगा
और इसमें जो होता है वो जनरली ग्रीन कलर का कवरिंग होता है। तो ये जो होता है वो किससे कनेक्ट होता है, तो बॉडी ऑफ इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट होता है। इंस्ट्रूमेंट यानी जैसे यहाँ पे मान लो अगर ये इलेक्ट्रिक आयरन हुआ तो यहाँ पे दो वायर रहेगा, लीव और न्यूट्रल जिससे करंट जा रहा है, और इसका जो मेटालिक बॉडी रहता है इससे तुम्हारा क्या होता है, अर्थ वायर कनेक्ट होता है। तो ये अर्थ वायर क्या करते हैं कि अगर किसी कारणवश लीव वायर से अगर इसमें करंट इंड्यूस हो गया, यानी अगर इसका मान लो प्लास्टिक के ऊपर हट गया और वो मेटल के कांटेक्ट में आ गया तो इसमें क्या होगा, करंट आ जाएगा। उस कंडीशन में इसको अगर हम टच करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, शॉक लगेगा। तो उस कंडीशन में इस शॉक से बचने के लिए तुम्हारा क्या होता है, अर्थ वायर होता है जिससे हमको शॉक नहीं लगे। तो हम इलेक्ट्रिक शॉक को कैसे बच सकते हैं, तो एक तो तुम्हारा अर्थ वायर हो जाएगा, सेकंड तुम्हारा हम स्लीपर पहन लेंगे, या तुम्हारा क्या करेंगे, एक लकड़ी के टेबल पे खड़े होकर उसको टच करेंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ओपन यानी क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और क्लोज सर्किट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। उसके बाद आता है फ्यूज वायर। ये क्या होता है, उसके पहले जानेंगे शॉर्ट सर्किट। तो क्या होता है कि अगर किसी कंडक्टर से हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक करंट पास कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कारण उसका जो आउटर कवर होता है वो क्या आ जाता है, बर्न कर जाता है। और उस कंडीशन में लीव वायर और न्यूट्रल वायर आपस के टच में आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये लाइट और हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ड्यू टू सम रीजन लीव outer covering of leaf wire and neutral wire melt and they come together, then electric, then heat and light is produced. That phenomenon is known as शॉर्ट सर्किट। और इससे रिलेटेड होता है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या होता है, अपना एक पावर होगा। तो जब बहुत सारे हेवी पावर वाले इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर एक बार ऑन कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लार्ज अमाउंट में करंट आता है, यानी लार्ज अमाउंट में करंट चाहिए। तो इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरलोडिंग कहते हैं। और ओवरलोडिंग कंडीशन में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। तो शॉर्ट सर्किट में याद रखना, इन दिस केस रेजिस्टेंस suddenly 0, then large amount of current is flow। यानी इस कंडीशन में रेजिस्टेंस सडनली क्या आता है, 0 हो जाता है, जिससे लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है। और ये क्या होता है, तो व्हेन मेनी हाई रेटिंग electrical
instrument are on at the same time, then it drawn a large amount of current. That phenomenon is known as ओवरलोडिंग। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग क्या हो सकता है कि जब मेनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, हाई रेटिंग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को एक बार और स्विच ऑन कर देते हैं तो किसी सर्किट से लार्ज अमाउंट में करंट ऑब्जर्व करता है, तो इस फेनोमेनन को ओवरलोडिंग कहते हैं। या इसका एक और रीजन हो सकता है कि अगर एक ही स्विच से अगर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट कर दिए हैं और एक बार ऑन कर रहे हैं तो भी तुम्हारा क्या होगा? ओवरलोडिंग। और ओवरलोडिंग कंडीशन में क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। तो इस शॉर्ट सर्किट से हम कैसे बच सकते हैं? तो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है फ्यूज वायर, जो क्या होता है? इट प्रिवेंट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट। इसमें जो वायर होता है वो जनरली एलॉय का होता है और इसका नेचर क्या होता है? तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेसिस्टेंस। यानी इसका तुम्हारा नेचर क्या होना चाहिए? तो लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए और हाई रेसिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही करंट अधिक फ्लो होगा तो लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो तुम्हारा क्या होगा? मेल्ट कर जाएगा, ओपन सर्किट का फॉर्मेशन होगा। जैसे करंट फ्लो नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट मेटल का यूज कर ले जैसे आयरन, कॉपर, इसका, तो इसका जनरली मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो उस कंडीशन में मेल्ट नहीं करेगा तो जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? जल जाएगा। और ये इसको याद रखना कि इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। उसके बाद एसी में आता है एक एमसीबी। इसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आजकल ये फ्यूज वायर के यूज नहीं होकर किसका हो रहा है? एमसीबी का हो रहा है। यानी ये क्या करता है कि जैसे फ्यूज वायर में बार बार फ्यूज मेल्ट कर जा रहा था तो उस फ्यूज जो मेल्ट हो रहा था उसको हमको चेंज करना रहता था। तो इस चेंज होने की परेशानी से दूर करने के लिए एमसीबी आया। तो एमसीबी में क्या होता है कि जैसे ही लार्ज अमाउंट में करंट फ्लो होता है वैसे ही ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या हो जाता है? ऑफ हो जाता है और फिर उसको ऑन करके फिर तो इसमें बार बार हम वायर को चेंज नहीं करते। तो ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से कौन बचा सकता है? तो फ्यूज वायर या एमसीबी बचा सकता है। उसके बाद याद रखना इलेक्ट्रिसिटी में ही बताया था कि जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है वो तुम्हारा किस में होता है? पैरेलल में होता है। पैरेलल में क्या होता है? तो इससे एनर्जी कंजर्वेशन होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट तुम्हारा क्या होगा? अधिक फ्लो होगा। उसके बाद अगर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट खराब हो रहा है तो उसका दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी वो दूसरा चलते रहेगा। ये आया। उसके बाद इससे तुम्हारा न्यूमेरिकल आता है कि जैसे यहाँ पे एक कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका पावर 2 किलोवाट और ये 220 वोल्ट पे चल रहा है। ठीक है, यानी ये कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका पावर रेटिंग इतना है, पावर इतना है, पोटेंशियल इतना है। और इस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को एक फ्यूज वायर से जोड़ा गया है जिसका कैपेसिटी क्या है? 5 एम्पियर। यानी 5 एम्पियर तक उसमें करंट जाएगा तो वो तुम्हारा उसको मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 5 एम्पियर से जैसे ही अधिक हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। तो पूछेगा कि ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इस फ्यूज वायर पे वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में इसमें क्या करेंगे? करंट निकालेंगे। अगर करंट इससे कम या इसके इक्वल आएगा तो काम करेगा, लेकिन अगर इससे अधिक आएगा तो वो तुम्हारा क्या होगा? मेल्ट। तो ये कैसे होता है? तो बताया थे कि P इक्वल टू क्या होता है? VI। तो P के यहाँ पे 2 किलोवाट है
तो वाट में 1000, v की जगह पे 220 इंटू आई, तो इसे क्या आ जाएगा कैंसिल, ये 2 से 11, ये 100/9 एम्पियर, ये करीब आ जाएगा, सॉरी 11, ये 9.9 एम्पियर के आसपास आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, इससे अधिक आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्यूज वायर मेल्ट एंड दिस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट डज नॉट वर्क, यानी ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, वर्क नहीं करेगा। उसी तरह अगर मान लो दे सकता है कि जैसे अगर मान लो एक फ्यूज वायर है, इसमें का पावर क्या है, 5 एम्पियर है, यानी 5 एम्पियर के करंट को वो मतलब 5 एम्पियर करंट पे वो काम कर सकता है। और पूछेगा कि 100 वाट का कितना बल्ब, यानी कितना बल्ब 220 वोल्ट पे वो काम कर सकता है। यानी एक फ्यूज वायर है जिसका क्या है 5 एम्पियर करंट है, अब उस फ्यूज वायर से 100 वाट का कितना बल्ब जोड़ सकते हैं जिससे फ्यूज वायर पे कोई काम नहीं, मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में ऐसे याद रखना, इसी तरह P = VI, तो पावर कितना है, तो 100, और कितना बॉल जोड़ सकते हैं, तो मान लो नंबर ऑफ बॉल क्या है, N है, और V के जगह पे क्या है 220, और इस पे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, सॉरी I, तो I की जगह पे तुम्हारा 5 आ जाएगा, तो 5 से ये 20, तो इसे कैंसिल, इसे 11, तो N = क्या होगा 11, यानी 11 बॉल 100 वाट का इस फ्यूज वायर पे काम करेगा। जैसे ही 11 से 12 करेंगे उस कंडीशन में फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एक कंडीशन में पूछेगा कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वर्क करेगा कि नहीं करेगा, तो करंट निकालना, अगर इससे कम या इक्वल आएगा तो काम करेगा, अगर इससे अधिक आएगा तो काम नहीं करेगा। और सेकंड कंडीशन में कितना मैक्सिमम काम करेगा, तो उसको इस थ्योरम से। तो इस वीडियो में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था वो तुम्हारा कंप्लीट हुआ। अगर इस वीडियो में के किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप में सेंड कर देना, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।